भारत की खोज का सबसे बड़ा मिथक। क्या कोलंबस ने सच में भारत खोजा था, या वो एक भटका हुआ यात्री था, जबकि भारत पहले से था एक उन्नत सभ्यता? तो कौन था असली खोजी? बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आज के इस खास विश्लेषण में। हम इतिहास की एक ऐसी मशहूर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सभी ने बचपन से कई बार सुना है, लेकिन आज हम एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने जा रहे हैं। एक ऐसा सच सामने लाएंगे जो इतिहास को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जो गहरे रहस्यों, व्यापार की होड़ और कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्यों से भरा हुआ है। भारत की खोज किसने की? ये वो क्लासिक सवाल है जो सदियों से हमारी स्कूल की किताबों में छपता आ रहा है, और यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य रहस्य भी है। हमें हमेशा से बस यही एक लाइन रटाई गई है, लेकिन जरा सोचिए, क्या करोड़ों साल पुराने इतिहास वाले किसी देश को खोजना सच में इतना सीधा और सरल हो सकता है? आइए इसके पीछे की असली कहानी को समझते हैं। अब जरा स्रोत से लिए गए इस बेहद शक्तिशाली उद्धरण पर गौर करें। ये कहता है, सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि भारत एक ऐसी प्राचीन और महान सभ्यता है जो हमेशा से अपनी असीमित संपत्ति और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। ऐसे में किसी एक विदेशी नाविक द्वारा उसकी खोज किए जाने का दावा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास लगता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि असल में उसने यूरोप के लिए पहली बार भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा था। एक पूरी तरह से स्थापित और समृद्ध सभ्यता को खोजना और बस उस तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ निकालना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, यूरोप के मसालों की भूख। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यूरोप के लोगों को अचानक भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री रास्ते की इतनी सख्त जरूरत पड़ गई? इसका जवाब उस दौर की भारी आर्थिक मजबूरी में छिपा है। असल में सारी कहानी का केंद्र था मसालों का व्यापार। उस समय यूरोप में मसालों और खासकर मिर्च की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि आप पूछिए मत। लेकिन पेच ये था कि ये मसाले पूरी तरह से सिर्फ अरब के व्यापारियों द्वारा ही सप्लाई किए जाते थे। अरब के कारोबारियों ने इस पूरे व्यापार पर अपना कड़ा एकाधिकार यानी मोनोपोली बना रखी थी, और सबसे कमाल की बात, वे इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखते थे कि ये कीमती मसाले आखिर पैदा कहाँ होते हैं। जल्द ही यूरोप के लोगों को यह समझ आ गया कि अरब के व्यापारी उनसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं, और वो था पूरब का असली रास्ता। अब इस मोनोपोली को तोड़ना कोई आम बात तो थी नहीं, ये एक सोची समझी सरकारी नीति का हिस्सा बन गई। 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की पुरानी दूरदृष्टि पर चलते हुए पुर्तगाल के राजा जॉन ने एक बड़ी शाही योजना बनाई। उनका सीधा सा लक्ष्य था एशियाई व्यापार पर मुसलमानों के इस एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म करना। पूर्वी देशों के साथ सीधे व्यापार का दरवाजा खोलना अब यूरोप के लिए सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। यहाँ से हमारी कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत होती है एक भौगोलिक पहेली। यूरोप के व्यापारियों के सामने एक ऐसा रहस्य था जो किसी बंद कमरे की पहेली जैसा था। उन्हें ये तो पता था कि भारत नाम का खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? उस समय यूरोप के पास मुख्य रूप से 3 ही रास्ते उपलब्ध थे, और तीनों ही लगभग असंभव। पहला रास्ता उत्तर से रूस और चीन होते हुए बर्मा से भारत आना था, जो बहुत ही ज्यादा लंबा और जानलेवा था। दूसरा था मध्य पूर्व यानी अरब और ईरान से होकर आना, जिससे अरब के व्यापारियों ने सख्ती से बंद कर रखा था, वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो अब बचा तीसरा विकल्प, अनजान और खौफनाक समंदर। पश्चिमी दुनिया के लिए भारत तक पहुंचना इतना नामुमकिन क्यों लग रहा था? क्योंकि प्रकृति ने स्वयं भारत की एक अभेद्य किले की तरह रक्षा की हुई थी। इसके उत्तर में विशाल हिमालय की ऐसी ऊंची श्रृंखलाएं थीं जिन्हें पार करना उस दौर में सोच से भी परे था, और बाकी 3 तरफ से इसे अनंत महासागरों ने अपनी आगोश में ले रखा था। अब आते हैं भाग 3 पर, डी गामा की महायात्रा। इन्हीं दुर्गम चुनौतियों और लहरों के बीच एंट्री होती है एक साहसी नाविक की, वास्को डी गामा। 1460 ईस्वी के आसपास पुर्तगाल में जन्मे वास्को डी गामा ने इस भौगोलिक पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। इस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत जुलाई 1497 में हुई।
उनका पहला बड़ा माइलस्टोन था अफ्रीका के बिल्कुल अंतिम छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचना। इसके बाद अफ्रीका के ही एक राज्य में उन्हें एक स्थानीय राजा की मदद मिली, जिसने उन्हें एक ऐसा अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता अच्छे से जानता था। और आखिरकार 20 मई 1498 को ये अभियान भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर जा पहुंचा। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस आखिरी दूरी को तय करने में स्थानीय मदद कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 10 महीने, जरा इस पर गौर कीजिए। ये केवल कोई मामूली संख्या नहीं है, ये उस समय के समुद्री सफर की भयानक सच्चाई है। सिर्फ एक तरफ के समुद्री सफर को पूरा करने में उन्हें लगातार 10 महीनों तक महासागरों की लहरों से जूझना पड़ा था। और इस महासागर को पार करने के लिए जो इंतजाम किए गए थे, उनका पैमाना भी बेहद विशाल था। ये सिर्फ एक दो छोटी नावों की यात्रा नहीं थी। उनके पास 4 बड़े जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा था, जिसमें उनका सबसे विशाल जहाज साओ गैब्रियल भी शामिल था। इस पूरे अभियान में लगभग 170 आदमियों का एक मजबूत दल दिन रात एक कर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो वापसी का सफर और भी अधिक खौफनाक साबित हुआ। पुर्तगाल वापस लौटते समय उनके बेड़े को भयंकर समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। इस विनाशकारी तूफान में उनके जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा और दल के कई सदस्यों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शुरुआत जितनी ऐतिहासिक लग रही थी, उसका परिणाम उतना ही जानलेवा भी था। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, व्यापार से लूटपाट तक। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जहां कहानी एक बहुत ही गंभीर और अंधकारमय दिशा में मुड़ जाती है। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आया था, तो उसने स्थानीय राजा के साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मसालों के व्यापार का समझौता किया था। कूटनीति के नजरिए से सब ठीक था, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जब वो अगली बार वापस लौटा तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसने कालीकट पर एक हिंसक आक्रमण कर दिया, जिसमें भारी कत्लेआम और बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई। कूटनीति कैसे अचानक हिंसा में बदल गई, ये उसका एक कड़वा सच है। इस एक समुद्री मार्ग की खोज ने दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। इस एक रास्ते ने यूरोपीय व्यापारियों, शासकों और लुटेरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इसके तुरंत बाद कई यूरोपीय देशों ने भारत पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। केरल में धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं हुईं और इसी रास्ते के जरिए 1615 तक ब्रिटिश और 1698 तक फ्रांसीसी बस्तियों ने भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। देखा जाए तो एक अकेले समुद्री रास्ते ने यूरोपीय उपनिवेशवाद की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म दे दिया था। अब अगर वास्को डी गामा के अंतिम वर्षों की बात करें तो 1503 में पुर्तगाल लौटने के बाद वो लगभग 20 सालों तक वहीं रहा। इसके बाद 1524 में उसने फिर से भारत की यात्रा की और 24 मई 1524 को भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई। आज भी पुर्तगाल के लिस्बन में उसका एक स्मारक उसी जगह पर खड़ा है जहां से उसने अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या करोड़ों साल पुराने इतिहास वाले एक प्राचीन और महान राष्ट्र की खोज का श्रेय कभी भी किसी एक विदेशी नाविक को दिया जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि इतिहास को कैसे लिखा, पढ़ाया और समझा जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।